अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। जब 1 जनवरी 2024 को पूरी दुनिया में लोग न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहे थे और एक दूसरे को नए साल की मुबारकबाद दे रहे थे, तभी आया जापान में 7.6 मैग्नीट्यूड का एक बहुत ही भयानक अर्थक्वेक। Reeling after a powerful 7.5 magnitude quake caused widespread damage, triggered tsunami warnings, and 4 foot. एंड व्यूअर्स, ये जो अर्थक्वेक था ये अकेला नहीं आया, बल्कि ये अपने साथ लेकर आया बहुत ही ज्यादा बड़े और छोटे आफ्टर शॉक्स। व्यूअर्स, एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 155 से ज्यादा आफ्टर शॉक्स एक ही दिन में रिकॉर्ड किए गए। व्यूअर्स, इस अर्थक्वेक की वजह से समंदर में 1 मीटर ऊंची लहरें बनी, जो कि आके टकराई जापान के वेस्ट कोस्ट से। और जापान की जो मीटरोलॉजिकल एजेंसी है उसने फौरन एक सुनामी की जो वार्निंग है वो जारी कर दी। Exactly what's going on, but we believe that this is the moment the tsunami, the initial tsunami wave, impacted. लेकिन बाद में इसको डाउनग्रेड कर दिया गया। व्यूअर्स, इस अकेले अर्थक्वेक ने इतने बड़े लेवल पर तबाही फैलाई जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। सैकड़ों लोग बेघर हो गए, बहुत सारी बिल्डिंग्स जो हैं वो बिल्कुल मिस्मार हो गई और बहुत ही बड़े लेवल पर जो है वो नुकसान हुआ। व्यूअर्स, यही नहीं, 2 जनवरी यानी कि अगले दिन टोक्यो के एक एयरपोर्ट पे जापानीज एयरलाइन का एक प्लेन सीधा जाकर टकराया जापान कोस्ट गार्ड एयरक्राफ्ट से। A plane and a Japanese Coast Guard aircraft collided on the runway at Tokyo's airport. एंड व्यूअर्स, आपको एक और बात बताते चले कि जो जापानीज एयरलाइन में जितने भी पैसेंजर थे उन सबको एवेकुएट कर लिया गया, लेकिन जो ये कोस्ट गार्ड का एयरक्राफ्ट था इसमें मौजूद 6 में से 5 लोग अपनी जिंदगी की बाजी हार गए। Coast Guard aircraft after landing, and Japan's Coast Guard says 5 crew members. And now we're learning at least 5 people died. व्यूअर्स, अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि आखिर जापान में ही क्यों इतने बड़े लेवल के और इतने फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक्स और सुनामीज आते हैं, और जापान इनसे सरवाइव कैसे करता है और इनको किस तरह से डील करता है। व्यूअर्स, जो 7.6 मैग्नीट्यूड का एक अर्थक्वेक जापान में आया है, अगर यही इसी मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक किसी और कंट्री में आया होता तो बहुत बड़े लेवल पर जानी नुकसान होता। लेकिन जापान में जो डेथ रेशियो है वो 100 से भी कम है। आज की वीडियो में हम यही जानते हैं कि वो कौन से रीजंस हैं जिसकी वजह से जापान में हमेशा इतने फ्रीक्वेंट और इतने बड़े लेवल के अर्थक्वेक्स आते हैं और सुनामीज आते हैं, और आखिर जापानीज इनसे सरवाइव कैसे करते हैं। व्यूअर्स, इस अर्थक्वेक को नाम दिया गया 2024 सी ऑफ जापान अर्थक्वेक, और इसके अलावा दूसरा नाम इसको दिया हुआ नोटो पेनिनसुला अर्थक्वेक। व्यूअर्स, जापान में एक नोटो पेनिनसुला का जो है वो रीजन है। अब ये नोटो पेनिनसुला क्या होते हैं? ये ऐसे एरियाज होते हैं ज़मीन में जिनमें एक साइड पर खुश्की होती है और ये 3 साइड से पानी से घिरे हुए होते हैं, और इस ही एरिया का जो वेस्ट साइड थी वो सेंटर था इस अर्थक्वेक का। अब व्यूअर्स, हमें ये भी पता चल गया कि जापान में आने वाले अर्थक्वेक का सेंटर कौन सा था। तो अब हम ये जानते हैं कि ये अर्थक्वेक्स आते कैसे हैं। व्यूअर्स, हमारी जो ज़मीन है, जो अर्थ है, इसके 16 टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, और ये जो जापान है ये 4 टेक्टोनिक प्लेट्स के ऊपर मौजूद है। व्यूअर्स, ज़मीन का जो कोर एरिया होता है जहाँ पर हीट जनरेट होती है, उस हीट की वजह से कन्वेक्शन करंट्स पैदा होते हैं, और जो ये करंट्स होते हैं ये इन टेक्टोनिक प्लेट्स को मूव करवाते हैं, एक दूसरे से टकराते हैं। जब ये प्लेट्स एक दूसरे से टकराती हैं, मूव करती हैं, तो अर्थक्वेक्स आते हैं। अब अगर ये टकराव बड़ी नौयत का होता है और बहुत जोरदार होता है तो अर्थक्वेक की भी जो नौयत होती है वो बहुत ज्यादा होती है, यानी कि बड़ी इंटेंसिटी का अर्थक्वेक आता है। और अगर ये आराम से टकराती हैं या बहुत स्लोली टकराती हैं तो जो अर्थक्वेक होता है वो भी बहुत स्लो आता है। अब जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि जो जापान है ये 4 टेक्टोनिक प्लेट्स के ऊपर मौजूद है, जिसमें एक फिलिपिन प्लेट, यूरेशियन प्लेट और नॉर्थ अमेरिकन प्लेट और है पैसिफिक प्लेट। अब व्यूअर्स, ये जो पैसिफिक प्लेट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जितनी भी टेक्टोनिक एक्टिविटीज हैं ज्यादातर वो इसी रीजन में होती हैं, और इस एरिया को इमेजिनरी रिंग ऑफ फायर का नाम दिया गया है।
व्यूअर्स, एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया में जो 90% अर्थक्वेक्स आते हैं वो इसी पैसिफिक प्लेट में आते हैं, यानी किसी रिंग ऑफ फायर के अंदर आते हैं। और दुनिया के जो 75% एक्टिव वोल्केनोज हैं वो भी यहीं मौजूद हैं। ये तो अब हमें पता चल गया कि आखिर अर्थक्वेक्स कैसे आते हैं, और जापान में जो इतने फ्रीक्वेंटली और इतने बड़े लेवल के जो अर्थक्वेक्स आते हैं तो उनका रीजन क्या है ये हमें पता चल गया। अब बढ़ते हैं सुनामीज की तरफ कि ये जो सुनामी आते हैं जापान के अंदर, ये क्यों आते हैं। Exactly what's going on, but we believe that this is the moment the tsunami, the initial tsunami wave, impacted. अब इसका एक तो रीजन है कि जब समंदर के अंदर जलजला आता है या अर्थक्वेक आता है तो वेव्स बनती हैं, बहुत बड़ी बड़ी वेव्स बनती हैं। अब दुनिया के कुछ ममालिक में से जो जापान है वो एक ऐसा मुल्क है जो समंदर के उस हिस्से पे मौजूद है जहां पे समंदर बहुत ज्यादा गहरा है। अब जब ऐसा कुछ होता है तो ये जो सुनामी वेव्स होती हैं ये बड़ी शिद्दत के साथ जापान की तरफ बढ़ती हैं, और जापान का जो कोस्ट लाइन एरिया है वो कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ही करीब है, जिसकी वजह से इन सुनामी वेव्स को जो बहुत कम डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल करना पड़ता है, बहुत कम डिस्टेंस को ये कवर करके जापान के अंदर एंटर हो जाती हैं, और समटाइम्स तो वार्निंग के लिए भी टाइम नहीं मिलता। तो ये रीजन है कि जापान में अर्थक्वेक्स बहुत आते हैं और सुनामी बहुत आते हैं। लेकिन सुनामी के बारे में मैं आपको बताती चलूं कि सुनामी खुद एक जो वर्ड है वो एक जापानीज वर्ड है जिसका मतलब है हार्बर वेव्स। ये तो थे कुछ रीजंस जिसकी वजह से जापान में आते हैं बहुत ज्यादा अर्थक्वेक्स और बहुत ही ज्यादा सुनामी आते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे सवाल के जवाब की जानिब, जिसमें मैंने कहा कि आखिर जापानीज इतने फ्रीक्वेंट और इतनी हाई फ्रीक्वेंसी के, इतनी हाई इंटेंसिटी के जो अर्थक्वेक्स और सुनामीज होते हैं इनको सरवाइव कैसे करते हैं। तो बढ़ते हैं इसके जवाब की जानिब। व्यूअर्स, चाइना में कोई भी बिल्डिंग बनाने के लिए 3 बहुत इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड्स को जो है वो मीट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें जो पहला स्टैंडर्ड है वो है ताइशीन। ताइशीन स्टैंडर्ड में ये डिसाइड किया जाता है कि जो भी बिल्डिंग आप बना रहे हैं उसकी दीवारें, उसके बीम्स और उसके पिलर्स जो हैं वो कितने मोटे होने चाहिए ताकि अगर अर्थक्वेक आए तो वो उसको सर्वाइव कर जाए। इसका जो दूसरा स्टैंडर्ड है वो है साइशीन। साइशीन स्टैंडर्ड में ये किया जाता है कि डैम्पर्स लगाए जाते हैं ताकि जो बिल्डिंग में जब भी कभी यहाँ अर्थक्वेक आए तो बिल्डिंग उसको आराम से सर्वाइव कर ले। और जो थर्ड स्टैंडर्ड है जो कि सबसे ज़्यादा इसका मुश्किल स्टैंडर्ड है वो है मेंशीन। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो बिल्डिंग्स होती हैं इनको ग्राउंड से इंडिपेंडेंट किया जाता है, यानी कि इनके बिल्डिंग्स के एंड में लेड की, स्टील की और रबर्स की लेयर्स लगाई जाती हैं। इससे ये होता है कि अगर अर्थक्वेक आता है तो जो ग्राउंड है अगर वो वाइब्रेट कर रहा है तो जो बिल्डिंग है वो उससे कुछ ऊपर होगी और वो उसको इंडिपेंडेंटली खड़ी रहेगी और वो उसको सरवाइव कर जाएगी। व्यूअर्स, ये बड़े सक्सेसफुल स्टैंडर्ड्स हैं चाइना की, जिसकी वजह से जैसा भी अर्थक्वेक आए तो ये उसको काफ़ी हद तक सरवाइव कर जाते हैं और डैमेजेस बहुत कम होते हैं। इसी तरह इन्होंने बहुत सी सेफ्टी प्रिकॉशंस ली हैं सुनामीज को भी सरवाइव करने के लिए, लेकिन वो कोई इतने सक्सेसफुल नहीं है। इन्होंने सुनामी के जो कंट्रोल फॉरेस्ट लगाए हैं और ताकि जो सुनामी की इंटेंसिटी है उसको कंट्रोल किया जा सके। इसके अलावा इन्होंने सुनामी एवैक्यूएशन टावर्स बनाए हैं कि अगर आप एवैक्यूएट नहीं कर सकते जल्दी से और टाइम बहुत कम है तो आप उन टावर्स पर जाकर अपना सर्वाइव कर सकते हैं और अपने आप को बचा सकते हैं। इसके अलावा वहाँ पे रेगुलर बेस पे जो लोकल लोग हैं उनकी ड्रिल्स होती हैं, सुनामी कंट्रोल ड्रिल्स होती हैं और उसमें उनको बताया जाता है कि वो किस तरह से अपने आप को बचा सकते हैं और अपने साथ रहने वाले लोगों को भी किस तरह से बचा सकते हैं। इसके अलावा कोस्टल डाइक्स जो हैं वो लगाई गई हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा महंगी हैं, और सी वॉल्स भी बनाई गई हैं, लेकिन ये कोई इतनी सक्सेसफुल नहीं है। व्यूअर्स, आज की वीडियो में हमने जाना कि आखिर इतने फ्रीक्वेंट और इतने हाई इंटेंसिटी के जो अर्थक्वेक्स और सुनामीज हैं वो जापान में क्यों आते हैं और जापान इनको कैसे सरवाइव करता है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी और कुछ इन्फॉर्मेटिव लगी तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, एंड इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।